हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे थॉमस हार्डी के वर्क टेस्ट ऑफ द डर्बरविलीज के बारे में। अगर आप थॉमस हार्डी की बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो का लिंक दिया हुआ है जिसमें राइटर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्क। ये नॉवल सबसे पहले 1891 में एक सेंसर्ड और सीरियलाइज्ड वर्जन के रूप में पब्लिश किया गया था द ग्राफिक के द्वारा। ये एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर था। इसके बाद इसे एज अ बुक 3 वॉल्यूम्स में 1891 में और 8 सिंगल वॉल्यूम में 1892 में पब्लिश किया गया। हार्डी ने अपने मोस्ट ऑफ द वर्ड्स की सेटिंग रखी थी एक फिक्शनल लैंडस्केप जो कि था वेसेट्स। टेस्ट की भी सेटिंग वेसेट्स की ही है। वेसेट्स इंग्लैंड के एक एंशिएंट सैक्सन किंगडम का नाम था। ये एरिया इंग्लैंड के साउथ और वेस्ट रीजन को मेनली कवर करता है। हार्डी ने अपने कई वर्क्स में इस सेटिंग को यूज किया था, जैसे टेस्ट ऑफ द डर्बरविलीज, ज्यूड द ऑब्स्क्योर, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, द रिटर्न ऑफ द नेटिव एंड फार फ्रॉम द मैडन क्राउड। थॉमस हार्डी के इस वर्क ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म को अट्रैक्ट किया था। इसकी क्रूशियल थीम्स की वजह से इसे बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे, नेगेटिव ज़्यादा और पॉजिटिव कम, क्योंकि इसने कंटेम्प्रेरी एरा की कुछ बहुत ही क्रूशियल प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने लाने की कोशिश करी थी। इसकी मेन इंपॉर्टेंट थीम्स हैं फेट, इनजस्टिस, प्योरिटी एंड फॉलन वुमेन। आइए अब जान लेते हैं इस वर्क के कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहला कैरेक्टर है टेस डर्बीफील्ड का। टेस एक पुअर कंट्री गर्ल थी जो इस वर्क की मेन कैरेक्टर भी है। जोआन डर्बीफील्ड ये टेस की इनएफेक्चुअल मदर थी। ये सेल्फ सेंटर्ड और एक सेल्फिश लेडी थी जिसे अपने बच्चों से ज़्यादा खुद की परवाह थी। जैक डर्बीफील्ड ये टेस के ड्रंकर्ड फादर थे जिनमें कोई भी वर्क एथिक्स नहीं थी। ये काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल थे। जब इन्हें ये पता चलता है कि वो एंशिएंट डर्बीविल फैमिली के लास्ट डिसेंडेंट हैं तो वे इस बात का फ़ायदा उठाना चाहते थे। अब्राहम डर्बीफील्ड ये टेस का छोटा भाई था। लीजा लू डर्बीफील्ड ये टेस की 12 साल की सिस्टर थी। इसका पूरा नाम था एलिजा लुइस डर्बीफील्ड। एंजल क्लेयर ये पार्सन जेम्स क्लेयर का प्राउड एंड ओपिनियनेटेड सन था। वो अपने थॉट्स को कभी भी बदलता नहीं था। उसे रिलीजियस वोकेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो फार्मर बन जाएगा। रेवरेंड क्लेयर ये एंजल के फादर थे। इनकी पर्सनालिटी भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रैक्टेबल थी, लेकिन ये एमनिस्टर टाउन के प्रिंसिपल्ड क्लर्जीमैन थे। वो अपने बेटे को यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए ही नहीं जाने देते हैं क्योंकि वो उनकी लेगेसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था और एक फार्मर बनना चाहता था। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने उसे यूनिवर्सिटी जाने के पैसे नहीं दिए। मिसेस क्लेयर ये एंजल की क्लास कॉन्शियस मदर थी जो कि काफी काइंड और रिलीजियस थी। एलेट डर्बीविली ये एक रिच एरोगेंट पर्सन था और इस वर्क का प्रिंसिपल एंटेगनिस्ट था। ये वही पर्सन था जो टेस्ट की लाइफ रियून कर देता है। मिसेस स्टोक डर्बीविली ये एलेट की मदर थी जो अपना ज़्यादातर समय अपनी बर्ड्स के साथ स्पेंड करती थी। वो अपने बेटे के बिहेवियर के अगेंस्ट तो थी, लेकिन वो इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लेती हैं। मिसेस ब्रूक्स वो एक बोर्डिंग हाउस की ओनर थी जो कि टेस और एलेट के ऊपर नज़र रखती हैं और उनके आर्ग्यूमेंट्स को विटनेस करती हैं। इस कहानी में कुछ और भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे
फेलिक्स एंड कथबर्ट क्लेयर जो कि एंजल के भाई थे, इज ह्यूएट जो कि एक हार्ड वर्किंग मिल्कमेड थी क्रिस्टी डेयरी पर, मर्सी चैंट ये क्लेयर्स की नेबर थी जो कि पहले इंगेज होने वाली थी एंजल के साथ लेकिन बाद में कथबर्ट के साथ इंगेज होती है। रेटी प्रिडल ये एक रेड हेयर्ड मिल्कमेड थी क्रिक की डेयरी पर। ये एंजल से प्यार करती थी लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो टेस से शादी कर रहा है तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है। इस कहानी के स्ट्रक्चर में हमें 7 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। द मेडन, मेडन नो मोर, द रैली, द कॉन्सिक्वेंस, द वुमन पेस, द कन्वर्ट और फुलफिलमेंट। फेज 1, द मेडन। ये कहानी शुरू होती है टेस टर्बीफील्ड के घर से जो कि साउथ वेस्ट इंग्लैंड के एक रूरल विलेज मार्लेट में था। एक दिन उसके पिता जॉन टर्बीफील्ड को पार्सन ट्रिंकम मिलने आते हैं जो कि उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं सर जॉन। उनसे बात करने पर जॉन टर्बीफील्ड को ये पता चलता है कि वो द टर्बीफील्ड्स फैमिली के डिसेंडेंट हैं जो कि एक बहुत पुरानी और नोबलेस्ट फैमिली थी इंग्लैंड में। जॉन टर्बीफील्ड को इस बात का पता चलते ही एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी स्ट्रक करती है। मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करता हूँ और इसीलिए वो ड्रिंक करके अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। उसी समय टेस उन औरतों के साथ थी जो कि मेडे क्लब वॉक या मेडे डांस परफॉर्म कर रही थी। उसी समय वो अपने फादर को देखती है कि वो कैरेज पे राइड कर रहे थे। वो काफी ज्यादा ड्रंक थे और अपनी फैमिली की एक्सट्रीम वेल्थ के बारे में बोस्ट ऑफ कर रहे थे। जो लड़कियां या औरतें टेस के साथ मेडे डांस के लिए थी वो उसके फादर का मजाक उड़ाने लगती हैं। लेकिन टेस को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो तभी उनके डिफेंस में बोलने लगती है। उसी समय एंजल क्लेयर जो कि मार्लेट नाम के विलेज को पास कर रहा था अपने भाइयों के साथ, उसकी नजर टेस पर पड़ती है। एंजल को टेस पसंद आती है। हालांकि वो टेस टर्बीफील्ड के साथ डांस नहीं करता लेकिन इन सभी लड़कियों में वही एक ऐसी लड़की थी जिसके ऊपर उसका ध्यान सबसे ज्यादा पड़ता है और वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। टेस अपने घर वापस आती है तो उसकी मदर उसे बताती है कि वो लॉर्ड ली डर्बरवील्स फैमिली की एक डिसेंडेंट है और हमारे पास एक्सट्रीम वेल्थ हो सकती है। हस्बैंड को ढूंढने के लिए घर से बाहर जाती है और टेस से कहती है कि तुम अपने सिबलिंग्स के साथ घर पर ही रहना। लेकिन जब जोआन को बहुत ज्यादा टाइम लगता है और वो घर लौट कर नहीं आती है तो टेस अपने भाई को भेजती है अब्राहम को। लेकिन अब्राहम को भेजने के बाद वो भी काफी देर तक वापस नहीं आता। जब कोई भी वापस नहीं आता है तो टेस डिसाइड करती है कि ठीक है अब मैं ही जाती हूँ सबको देखने के लिए। कुछ देर बाद जोन अपने हस्बैंड को ढूंढ लेती है और उसे अपने प्लान के बारे में बताती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि उसके दिमाग में ये प्लान है कि टेस को उस वेल्दी डर्बरविल्स फैमिली के पास भेज देते हैं जिससे वो अपना सारा पैसा क्लेम कर सके और सारी वेल्थ क्लेम कर सके और उनसे काम के लिए भी पूछ सके। उसी समय टेस वहां आ जाती है और दोनों वो जगह छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह जॉन को पता चलता है कि उसे कैस्टर ब्रिज मार्केट में भी हाइस्टी डिलीवरी करनी थी लेकिन वो इस लायक नहीं बचा था कि वो भी हाइस्टी डिलीवरी कर सके। इसीलिए वो अपनी बेटी टेस और अब्राहम से कहता है कि तुम लोग जाओ। रास्ते में अब्राहम सो जाता है लेकिन काट रही होती है। कुछ देर बाद जब टेस को कोई भी बात करने के लिए नहीं मिलता है तो वो भी सो जाती है। अचानक गाड़ी रुक जाती है और उनको पता चलता है कि उनके घोड़े की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इस बात ने अब्राहम और उसकी बहन को बहुत ज्यादा हिला के रख दिया।
टेस बहुत ज्यादा गिल्टी फील करती है कि उसकी वजह से उसके घोड़े की मौत हो गई। इसीलिए वो तैयार हो जाती है और स्टोर डर्बीविलीज के पास जाती है अपना अधिकार मांगने के लिए। इसके बाद ये रिवील होता है कि ये डर्बीविलीज वो डर्बीविलीज नहीं है जिनके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, बल्कि ये लोग स्टोक्स हैं। इन सब बातों से ये पता चलता है कि साइमन स्टोक कुछ समय पहले उस एरिया में सेटल होने आए थे। उन्होंने तो ऐसे ही रैंडमली डर्बीविली नाम ले लिया था क्योंकि वो काफी ओल्ड और रिप्यूटेड नाम था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डर्बी फील्ड्स को इस बारे में पता नहीं था। इसके बाद टेस की मुलाकात होती है मिसेस डर्बीविली के यंगर सन से, एलेक डर्बीविल से। एलेक काफी ज्यादा फ्लर्टेशियस था। वो टेस को एक जॉब ऑफर करता है कि तुम मेरी मदर के चिकन्स का ध्यान रखना। जब टेस ट्रेंटरिज जाती है अपनी जॉब बिगिन करने के लिए तो एलेक वहां पहुंच जाता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक राइड देने के लिए तैयार हूं अपनी कैरेज में। टेस कुछ महीनों तक वहीं काम करती है। एलेक बार बार उसे सिड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे रेजिस्ट करती है। लेकिन एक दिन एलेक उसे जंगल में ले जाता है और उसका फायदा उठाता है। इसी के साथ फेज 1 खत्म होता है। अब है फेज 2, मेड इन नो मोर। टेस वापस घर आ जाती है और अपने साथ हुए इंसिडेंट को अपनी मदर के साथ शेयर करती है। उसकी मदर उसे ये सजेस्ट करती हैं कि उसे एलेक्स से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन टेस ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देती है। टेस कुछ समय बाद एलेक के बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम वो सौरो रखती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सौरो की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद टेस अगले 8 साल के लिए अपने घर पर ही रहती है। वो कुछ स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करती है, थोड़ा सा उसकी हिम्मत बढ़ती है और वो घर से बाहर जाना चाहती थी, जहां पर उसे कोई भी ना जानता हो और कोई भी उससे उसके पास्ट के बारे में ना पूछे। यहीं पर फेज 2 खत्म होता है। अब आता है फेज 3, द रैली। 2 साल के बाद फाइनली टेस को एक जॉब मिलती है टैलबोथीज डेयरी में। वो मिल्क मेड की तरह वहां पर काम करना शुरू करती है। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है एंजल क्लेयर से। एंजल क्लेयर वही इंसान था जिसने उसे मे डे डांस के दिन देखा था। एंजल क्लेयर वहां पर डेयरी फार्मिंग के बारे में लर्न कर रहा था, क्योंकि वो एक फार्मर बनना चाहता था। टेस और एंजल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। टेस अपनी फीलिंग्स को रोकने की कोशिश करती है, रेजिस्ट करती है, लेकिन एंजल उसे पसंद करता था और उसे पाना चाहता था। इसीलिए बाद में वो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। टेस अपनी मदर से पूछती है कि क्या उसे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए एंजल को, लेकिन उसकी मदर उसे डिनाई करती है कि नहीं, तुम्हें अपने पास्ट के बारे में एंजल को कुछ भी नहीं बताना चाहिए। यहीं पर फेज 3 खत्म होता है। अब आता है फेज 4। फेज 4 है द कॉन्सिक्वेंस। एक दिन डेयरी मैन क्रिक अपने मिल्कर्स को बताता है कि एंजल अपने घर गया है कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। क्रिक सबको बताता है कि शायद एंजल ज्यादा दिन अब टैलबोथीज में काम नहीं करेगा। एंजल जब अपनी फैमिली को विजिट करता है तब उसे समझ में आता है कि उस डेयरी ने उसे कितना चेंज कर दिया है। उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि उसे मर्सी चैंट, जो कि एक लोकल गर्ल थी, क्लेयर्स की नेबर थी, उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो टेस से प्यार करता था इसलिए वो उसे मना कर देता है। जब एंजल वापस आता है तो टेस एक कन्फेशनल नोट लिखती है और उसे उसके दरवाजे के नीचे स्लिप कर देती है, लेकिन वो उसे कभी मिलता नहीं क्योंकि वो कारपेट के नीचे चला गया था।
टेस को लगता है कि शायद एंजल ने सारी बातें जान ली हैं, वो सब कुछ जानता है उसके पास्ट के बारे में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एंजल ने उस लेटर को कभी देखा ही नहीं और बाद में टेस को वो लेटर मिला और उसने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। टेस और एंजल शादी कर लेते हैं, लेकिन डर्बी फील्ड या क्लियर फैमिलीज में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने उनकी वेडिंग अटेंड करी हो। वेडिंग के बाद एंजल और टेस दोनों कन्फेशन करते हैं अपने पास्ट को लेकर। दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि उनके पास्ट में उनके साथ क्या हुआ था। एंजल टेस को बताता है कि मेरा भी एक ओल्डर वुमन के साथ अफेयर हुआ था जबकि मैं लंदन में था। इसी बात को सुनकर टेस भी एंजल को एलेक के बारे में बताती है। टेस ने तो एंजल को तुरंत ही माफ कर दिया, लेकिन एंजल ये सब जानकर बहुत गुस्सा होता है और वो उसे माफ नहीं कर पाता। यहीं पर फेज 4 खत्म होता है और आता है फेज 5, द वुमन पेज। जैसा कि टेस और एंजल ने एक दूसरे के साथ कन्फेशन किया था, टेस ने तो एंजल को माफ कर दिया, लेकिन एंजल टेस को माफ नहीं कर पाता है। वो ये सोचता है कि टेस का शेमफुल पास्ट उसके पास से काफी ज्यादा बुरा है। अल्टीमेटली उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसी रात एंजल एक डीप स्लीप वॉकिंग स्टेट में था। वो नींद में चल रहा था और उसी समय वो टेस के पास आता है। वो टेस को बाहर लेकर जाता है और चिल्लाता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है। वो मटर करता है, डेड डेड डेड। टेस को ये सब देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसका मानना था कि अगर मैं एंजल के साथ हूं, मुझे मौत से भी डर नहीं लगता और मैं अपनी डेथ को भी एक्सेप्ट कर लूंगी। अगली सुबह ये समझ में आता है कि एंजल को पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसने टेस से क्या कहा, रात में क्या हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं था। एंजल के प्रिंसिपल्स उसको प्रिवेंट कर रहे थे कि वो टेस को अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार करे। एंजल अपनी मोरालिटी और रिस्पेक्टेबिलिटी को छोड़ना नहीं चाहता था। उसका मानना था कि मैं टेस को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता और इसीलिए उन दोनों की मैरिज टूट जाती है। इन सारे इंसिडेंट्स के बाद टेस अपनी मदर के पास जाती है और अपनी मदर को कहती है कि मैंने एंजल को सब कुछ बता दिया अपने पास्ट के बारे में। जून टेस से कहती है कि वो एक बहुत बड़ी मूर्ख है। उसने तो कहा ही था कि तुम एंजल को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी मत बताना। जून टेस से कहती है कि ये तुम्हारे लिए भी एक सिन है कि तुमने उससे शादी करी। टेस को ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और उसे समझ में आता है कि ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जहां पर वो रह सके, इवन उसका खुद का घर भी नहीं। अगर वो अपने घर पर रहेगी तो उसे बार बार गिल्ट का सामना करना पड़ेगा। टेस ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो उससे मिलने जा रही है। एंजल वापस अपने फादर के घर आ जाता है। उसे भी अब ये समझ में आ रहा है कि मैंने शायद टेस के साथ अपना रिश्ता तोड़ के बहुत बड़ी गलती करी। वो अपनी माँ से ये सारी बात कहता है। इसके बाद एंजल अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो ब्राजील जाना चाहता है। एंजल के पेरेंट्स को भी इस बात का बुरा लगता है कि वो उसकी वाइफ से मिल नहीं पाए और उन्हें इस बात का भी बुरा लगता है कि वो उन दोनों की वेडिंग भी अटेंड नहीं कर पाए। एंजल की माँ एंजल से कहती है कि तुम डिस्क्राइब करो कि टेस कैसी है। वो इमेजिन करती हैं कि टेस कितनी ज्यादा खूबसूरत और कितनी ज्यादा प्योर होगी। मिस्टर क्लेयर इस बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन बाइबल से एक वर्स को जरूर चैंट करते हैं जो कि वर्चुअस वुमेन के बारे में था। ये सब बातें अब एंजल सहन नहीं कर पा रहा था और वो वापस अपने चैम्बर में चला जाता है। बाइबल की वर्स वाकई में टेस को डिस्क्राइब करती है, लेकिन एंजल के लिए ये सारे वर्ड्स हॉलो थे
क्योंकि उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी अपने फेक प्रिंसिपल्स की। इन सब बातों के बाद एंजल को लगता है, वो कन्विंस हो जाता है कि शादी करके उसने बहुत ज्यादा बड़ी गलती करी है, उसकी लाइफ रियून हो गई है और अब वो अपनी फैमिली के लिए एक फेलियर से ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ दिन बाद एंजल मर्सी चैंट से मिलता है, जिससे पहले उसकी शादी होने वाली थी। मर्सी चैंट उसके साथ ब्राजील जाने के लिए मान जाती है, लेकिन उसके माइंड में सिर्फ रिलीजियस मैटर्स थे और वो किसी भी बारे में नहीं सोचती थी। कुछ दिन बाद एंजल ने टेस्ट के लिए मनी को डिपॉजिट किया और उसे अपने प्लान्स के बारे में बताया कि वो आगे क्या करने जा रहा है। एंजल डरवेविले हाउस जाता है, जहां पर उसे इज मिलती है। इज ये होप कर रही थी कि उसे एंजल और टेस दोनों वहीं पर मिलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब एंजल इज से कहता है कि तुम मेरे साथ ब्राजील चलो। वो ये क्लेम करता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है और अब मुझे थोड़ी सी रिलीफ की जरूरत है। इज उसकी बात मान लेती है। एंजल इससे पूछता है कि क्या तुम मुझे टेस से ज्यादा प्यार करती हो। इस बात का कोई गलत रिप्लाई नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो ये कहती है, शी डिड नॉट, दैट टेस वुड हैव laid down her life for him। इज एंजल से प्यार तो करती है, लेकिन उतना प्यार नहीं करती है जितना कि टेस एंजल से करती है। वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकती थी। इतना ब्लंट रिएक्शन देखकर एंजल को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। अब 8 महीने गुजर चुके हैं। टेस दोबारा से पुअर और स्ट्रगलिंग थी। वो डिसाइड करती है एक फार्म पर जाने की, जो कि उसे मरियन ने बताया था। मरियन भी उसी फार्म पर काम कर रही थी। टेस डिसाइड करती है कि वो वहीं जाएगी और काम करेगी। वो पहुंचती है फ्लिंटकॉम्ब ऐश। मरियन ऑलरेडी वहां पर काम कर रही थी। ये एक तरह का फार्म था जिसे मरियन कहती है स्टार वेटर प्लेस। वो कोई लैविश डेयरी नहीं थी जैसे टेलबुथीज में थी। मरियन उसी समय इस को भी लेटर लिखती है और वो भी फ्लिंटकॉम्ब ऐश आ जाती है। अब तीनों, मरियन, टेस और इज, वहीं पर काम करने लगती हैं। मरियन तुरंत ही रिवील करती है कि एंजल ने इज से पूछा था कि तुम क्या मेरे साथ ब्राजील चलोगी। इस बात को सुनकर टेस रोज वाइट, यानी कि टेस को बहुत बुरा लगता है और उसके लिए ये एक शॉकिंग मोमेंट था। उसे समझ में आता है कि वो कितनी ज्यादा रॉन्ग और निग्लेक्टफुल थी। टेस इसके बाद एंजल को एक लेटर लिखना चाहती थी, हालांकि वो लेटर को कभी भी फिनिश नहीं कर पाई। उसने सुना था कि रेवरेंड क्लेयर एक काइंड हार्टेड मैन है। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी सारी परेशानियां उनके सामने कहूं तो शायद वो मेरी बात सुने और समझे। एक दिन टेस डिसाइड करती है कि वो रेवरेंड क्लेयर से मिलेगी। इज और मरियन उसे ड्रेस करते हैं और उसे सिंसियरली विश करते हैं कि सारी चीजें तुम्हारे फेवर में हो। हालांकि दोनों ही एंजल से प्यार करते थे, लेकिन फिर भी दोनों चाहते थे कि टेस और एंजल की सुलह हो जाए और दोनों एक साथ रहने लगे। जब टेस क्लेयर से घर पहुंचती है एमिस्टर में, तब कोई भी उसके सामने नहीं आता क्योंकि सभी लोग चर्च गए हुए थे। टेस को वहां पर फेलिक्स और क्रथबर्ट क्लेयर देखते हैं। ये दोनों एंजल के भाई थे। उसे ये डर लगता है कि ऐसा ना हो मेरे प्रिपेयर होने से पहले ही मुझे उन्हें कन्फ्रंट करना पड़े। टेस ने उन दोनों की कन्वर्सेशन को ओवरहियर किया था। वो ये सुनती है कि दोनों ही लैमेंट कर रहे हैं एंजल की मैरिज को लेकर। क्लेयर की फैमिली में कोई भी खुश नहीं था एंजल और टेस की शादी से। इन सब बातों को सुनकर टेस बहुत ज्यादा डिसहार्टन हो जाती है।
अब वो डिसाइड करती है कि अब वो मिस्टर और मिसेस क्लेयर से बात नहीं करेगी और वहां से चली जाएगी। जब टेस वापस फार्म की तरफ जाती है तो उसे एक वॉइस सुनाई देती है। वो नर्वसली बार्न में एंटर करती है और सोचती है कि ये वॉइस मैंने कहीं सुनी हुई है। उसे समझ आता है कि अरे ये कोई और नहीं, ये तो एलेट है। यहीं पर ये फेज खत्म होता है और आता है फेज 6, द कन्वर्ट। एलेट को देखने के बाद टेस बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। टेस तुरंत डिसाइड करती है कि मुझे यहां से जाना है, मैं किसी भी तरह यहां पर नहीं रुक सकती। लेकिन जब तक वो वहां से निकल पाती, एलेट ने उसे नोटिस कर लिया। एलेट उसे ये बताता है कि उसे इंस्पायर करने वाले और कोई नहीं बल्कि रेवरेंड क्लेयर हैं। एलेट टेस को क्रॉस इन हैंड नाम की जगह पर लेकर जाता है। वहीं पर टेस एलेट को उसके बच्चे के बारे में बताती है। ये सब सुनकर एलेट शॉक हो जाता है। कुछ हफ्तों बाद जब टेस फ्लिंटकॉम्ब ऐश में काम कर रही थी, तब एलेट उससे मिलने आता है। एलेट उससे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन टेस तुरंत मना कर देती है। एलेट बार बार उससे शादी करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। एलेट उससे कहता है कि तुम और कुछ नहीं बल्कि ये डिजर्टेड वाइफ हो और तुम्हारा पति तुमसे मिलने वापस नहीं आएगा। एलेट एडमिट करता है कि उसने अब रिलीजियस प्रीचिंग छोड़ दी है और वो फिर से टेस से प्यार करने लगा है। टेस इन रिस्पॉन्स उसे स्लैप कर देती है। टेस ने लेदर का ग्लव पहना हुआ था, जिसकी वजह से एलेट के चेहरे से खून निकलने लगा। इसके बाद एलेट वहां से चला जाता है। जब एलेट वहां से चला जाता है तब टेस फिर से एंजल को एक लेटर लिखती है और वो उससे कहती है कि तुम कहीं भी हो, तुम प्लीज वापस आ जाओ। ये लेटर क्लेयर्स को मिलता है। एंजल के माँ बाप ये सोचते हैं कि इस लेटर की वजह से एंजल घर पर जल्दी आ जाएगा। उस समय एंजल ब्राजील में था। ब्राजील में उसे बहुत बुरा समय देखना पड़ रहा था, लेकिन इसी समय उसके अंदर एक मॉरल सेंस भी डेवलप हो रहा था। वो और ज्यादा मैच्योर हो रहा था। एंजल की यही सेंस ऑफ मैच्योरिटी उसे बताती है कि उसे टेस के पास वापस चला जाना चाहिए और टेस के साथ उसने जो कुछ भी किया बहुत गलत था। अब वो टेस से बिल्कुल भी नाराज नहीं था। उसे इसके कहे हुए वर्ड्स याद आते हैं। इज ने उससे कहा था कि वो उससे उतना प्यार नहीं करती जितना कि टेस करती है और टेस एंजल के लिए अपनी जान भी दे सकती थी। इन सब बातों को सोचते हुए एंजल को समझ में आता है कि वो कितना ज्यादा नैरो माइंडेड था। उसने टेस जैसी अच्छी लड़की के साथ कितना बुरा किया। एंजल को समझ में आता है कि टेस बहुत ज्यादा प्योर थी। लिंकॉन बैश में काम करते हुए जब टेस का समय पूरा हो रहा होता है, तभी उसकी सिस्टर लीजा लू वहां विजिट करती है। वो उसे बताती है कि हमारे दोनों पेरेंट्स की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। टेस सारा काम छोड़कर तुरंत मार्लोक की तरफ निकल जाती है। जोन तो धीरे धीरे रिकवर होने लगती है, लेकिन उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं होती। इसी समय एलेट भी अपीयर होता है। वो फिर से टेस को पाना चाहता था, इसीलिए वो उन दोनों को हेल्प ऑफर करता है। इसी समय लीजा लू टेस को बताती है कि उनके फादर जैक डर्बीफील्ड की डेथ हो गई है। कि डेथ के बाद डर्बीफील्ड की लीज खत्म हो गई थी और अब वो वहां नहीं रह सकते थे। ये एक बहुत बड़ा शॉक था पूरी फैमिली के लिए। अब उस फैमिली को वहां से निकलना था और कहीं और एकोमोडेशन देखना था। टेस एलेट से किसी भी तरह की हेल्प लेने के लिए मना कर देती है। इन सब बातों से फ्रस्ट्रेट होकर
वो फिर से एंजल को एक लेटर लिखती है। वो उस लेटर में लिखती है कि एंजल ने उसके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है और वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगी। डर्बी फील्ड्स को अब मजबूरी में किंग्सबेयर की तरफ निकलना पड़ता है। रास्ते में उन्हें मरियन और इस दिखते हैं। जब वो किंग्सबेयर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी भी तरह का कोई भी रूम अब वहां बचा नहीं था और अब जिस गाड़ी से वो वहां जा रहे थे उस गाड़ी को भी उन्हें छोड़ना था। इसलिए उन्होंने अपनी सारी बिलोंगिंग्स एक चर्च के बगल में रख दी और वहीं पर रहने लगे। इसी समय इस और मरियन टेस, एंजल और एलेक के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि एंजल वापस आ रहा है, इसीलिए वो दोनों एंजल को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो उससे कहते हैं कि उसे टेस को बचा लेना चाहिए। यहीं पर फेज 6 खत्म होता है। अब आता है इस वर्क का लास्ट फेज जो कि है फेज 7, फुलफिलमेंट। एंजल के माता पिता बहुत बुरी तरह नर्वसली उसका इंतजार कर रहे थे। जब एंजल वापस आता है तो वो एक लाश से ज्यादा नहीं दिखता है। वो एडमिट करता है कि ब्राजील में उसने बहुत बुरा समय देखा है और वो बहुत दिन तक बीमार रहा था। एंजल अपने माता पिता से पूछता है टेस्ट के लेटर्स के बारे में। एंजल टेस्ट का सेकंड लेटर पहले पढ़ लेता है। उसे पता चलता है कि वो उससे कभी बात नहीं करना चाहती और उसे कभी माफ नहीं करेगी। ये बात सुनकर एंजल शॉक में चला जाता है और वो जॉन को एक लेटर लिखता है। टेस की माँ इस लेटर का जवाब देते हुए कहती है कि अब वो लोग मार्लेट में नहीं रहते और टेस भी हमारे साथ नहीं रहती। वो एंजल को नहीं बताती है कि टेस कहाँ है और वो नहीं जानती थी कि टेस कब लौट कर आएगी। सेकेंड लेटर पढ़ने के बाद वो फर्स्ट लेटर पढ़ता है। टटलेयर एंजल को ये बताते हैं कि टेस ने हमसे कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करी। एंजल फाइनली समझ जाता है कि टेस बहुत ज्यादा प्राउड थी। अब एंजल के माता पिता को समझ में आता है कि टेस और एंजल की सेपरेशन का कारण क्या था और उन्हें बहुत बुरा लगता है जो भी एंजल ने टेस के साथ किया। इसके बाद एंजल को अब एक नोट मिलता है जो कि मरियन और इज ने लिखा था। एंजल टेस को ढूंढने के लिए जाता है क्रॉस इन हैंड और फ्लिंट कॉम्बैश। वो दोनों जगह पर जाकर टेस को ढूंढता है। उसे पता चलता है कि अब ये फैमिली किंग्सबेयर में रह रही थी। रास्ते में उसे जॉन डर्बी फील्ड का टोम दिखता है जिसके ऊपर इंग्रेव था हाउ आर द माइटी फॉलन। एंजल जॉन से मिलता है और उससे पूछता है कि टेस कहाँ है। जॉन ने एंजल को हिंट देते हुए कहा कि टेस एक बहुत ही फैशनेबल सी साइड रिजॉर्ट में है जो कि सैंडबर्न में है। उसी रात एंजल तुरंत बिना देरी करते हुए सैंडबर्न की तरफ निकल जाता है। एंजल जब उस इन में पहुंचता है तो उसे एक लेडी दिखती है, मिसेस ब्रूट्स। वो वहां की हाउस होल्डर थी। वो उससे पूछता है कि क्या आपने टेरेसा डर्बीविली को देखा है। टेस वहां पर एलेक के साथ रह रही थी। टेस एक बहुत ही एक्सपेंसिव और एलिगेंट क्लोथ्स में दिखती है। एंजल टेस से मिलता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन वो उससे कहती है कि अब नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। वो उससे बताती है कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। एलेक ने मुझे दोबारा जीत लिया है। एंजल को ये बात सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो इस टेरिबल ट्रुथ को भी एक्सेप्ट कर लेता है। टेस उसे बताती है कि वो हमेशा से ही एलेक से नफरत करती थी, लेकिन अब वो एंजल के साथ नहीं रह सकती। एंजल को वहां से चला जाना चाहिए और कभी भी वापस नहीं आना चाहिए।
इस पूरे कन्वर्सेशन को मिसेस ब्रूट्स सुन लेती हैं। टेस अपने कमरे में वापस चली जाती है। अब वो एलेक को ब्लेम करती है कि उसने एंजल के फ्यूचर रिटर्न के बारे में उससे झूठ कहा। वो उससे कहती है कि तुम और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़े फ्रॉड हो, और जब मैं अब अपने पति को वापस पा सकती थी तो तुमने उसे पाने नहीं दिया, और अब मैंने उसे फिर से खो दिया है। टेस को इस बात पर इतनी ज्यादा गुस्सा आती है कि वो एक कार्विंग नाइफ से एलेक पर हमला करती है और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। इस मर्डर की न्यूज तुरंत ही पूरे रिजॉर्ट में फैल जाती है। दूसरी तरफ एंजल स्टेशन जा रहा था। वो बहुत ज्यादा दुखी और निराश था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी ये गट फीलिंग थी कि शायद टेस मुझसे मिलने आई थी। और जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है, उसे पता चलता है कि हाँ, वो टेस थी जो उससे मिलने आई थी। टेस अब एंजल को सब चीजें क्लियर करती है और सारी बात बता देती है कि उसने एलेक का मर्डर कर दिया है, और वो ये होप कर रही थी कि एंजल अब उसे माफ कर दे। एंजल टेस को गले से लगा लेता है और उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता था। हालांकि अभी भी एंजल को ये नहीं लग रहा था कि टेस जैसी लड़की किसी का भी खून कर सकती है। वो ब्रैमहर्स्ट कोर्ट चले जाते हैं एक वैकेंट हाउस में शेल्टर लेने के लिए। कुछ दिन बाद एंजल और टेस डायरेक्टली नॉर्थ की तरफ जाते हैं। वहां पर वो एक एंशिएंट मोनोलिथ देखते हैं, स्टोनहेंज, जो कि एंशिएंट हीदन टेंपल था। टेस वहां पर एक पत्थर की स्लैब पर लेट जाती है और वो अब आगे नहीं जाना चाहती थी। वो कहीं पर भी भागना नहीं चाहती थी। वो इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करती है और एंजल से कहती है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो तुम मेरी बहन लीजा लू से शादी कर लेना। टेस को इस चीज का पता चल गया था कि अब वो और आगे नहीं जा पाएगी। कभी ना कभी तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, और होता भी यही है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और टेस को कस्टडी में ले लेती है। लेकिन टेस अब ज्यादा खुश थी कि उसका एंड आ गया है। वो खुशी खुशी पुलिस के साथ चली जाती है, और जैसा कि एंजल ने टेस से प्रॉमिस किया था, वो लीजा लू से शादी करेगा। एंजल और लीजा लू दोनों वहां जाते हैं जहां पर टेस को हैंग किया जाना था। इस नॉवेल की एंडिंग तब होती है जब विंचेस्टर में एंजल और लीजा लू एक हिल से नीचे देख रहे थे। वो ये देख रहे थे कि किस तरह एग्जीक्यूशन के समय एक ब्लैक फ्लैग को रेस किया जा रहा था। नैरेटर इस समय बोलता है, जस्टिस वॉज डन, और जैसे ही ब्लैक फ्लैग को रेस किया जाता है, एंजल और लीजा लू साइलेंटली एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वहां से चले जाते हैं। अब जान लेते हैं इस वर्ड की इंपॉर्टेंट थीम्स के बारे में। सबसे पहली थीम है फेट। फेट एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है क्योंकि इसका इफेक्ट सभी कैरेक्टर्स पर देखा जा सकता है, और स्पेशली टेस के ऊपर। पूरी कहानी में वो अपने फेट से लड़ती हुई देखी जा सकती है। कोई भी सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं थी। इस कहानी के ज्यादातर इवेंट्स बुरे फेट को दर्शाते हैं, जैसे टेस की फैमिली की पॉवर्टी, उसके फादर का ड्रंकर्ड होना, उसके हॉर्स की डेथ, टेस की बच्ची की डेथ होना, एलेक का मर्डर, और फिर उसे इस बात की सजा मिलना। ये सब फेट के इनएविटेबल नेचर को दिखाते हैं। दूसरी थीम है प्राइड। टेस में प्राइड का इमोशन साफ देखा जा सकता है। जब लड़कियां उसके फादर का मजाक उड़ा रही थी तो वो अपने टेम्पर को लूज करती है और इस इंसल्ट का तुरंत जवाब देती है। जहां टेस में प्राइड को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के रूप में देखा जा सकता है, वहीं पर फादर में ये घमंड के रूप में दिखता है। उनका ये घमंड तब दिखता है जब उन्हें पता चलता है अपनी एंसेस्ट्री के बारे में। वो टेस को एलेक के पास भेजते हैं और जिसके बाद ही उसका मिसफॉर्च्यून शुरू हो जाता है।
अगली थीम है इनजस्टिस डे। ये थीम फेट और प्राइड के साथ ही साथ चलती दिखाई देती है। इनजस्टिस का एक एग्जाम्पल ये है कि टेस का ट्रीटमेंट किस तरह किया गया है इस नॉवल में। उसे एक फॉलन वुमेन का स्टेटस दिया गया। एलेक्स के द्वारा टेस का रेप करना और एक विक्टिम होने के बाद भी उसे ही कास्ट आउट कर दिया था सोसाइटी ने। उसकी गलती ना होने के बाद भी उसे एक फॉलन वुमेन का लेबल दिया गया। इसके अलावा इनजस्टिस को हम देख सकते हैं 19th सेंचुरी के सोशल क्लास सिस्टम में। टेस की फैमिली काफी ज्यादा पुअर थी, इसलिए उसे हार्ड वर्क करना पड़ा अपनी पूरी जिंदगी, और अपने इस हार्ड वर्क के बदले लोगों ने उसे ज्यादा कुछ नहीं बस एक सर्वेंट समझा। ये सब सिचुएशंस इनजस्टिस को दिखाती हैं। अगली थीम है सोशल क्रिटिसिज्म की। जैसा कि हमने अभी देखा कि हार्डी का नॉवल सोशल वाइसेस का क्रिटिसिज्म करता है, इसीलिए हमें सोशल क्रिटिसिज्म की थीम देखने को मिलती है। सोशल क्रिटिसिज्म इस तरह से देखने को मिलता है कि ये नॉवल सबसे बड़ा क्रिटिक है सेक्सुअल डबल स्टैंडर्ड का। सारी एक्सट्रीमिटीज और सारे मिसफॉर्च्यून्स टेस की लाइफ में थे, और उसी के साथ उसके साथ काफी ज्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ था। सोसाइटी उसे अनक्लीन वुमेन के रूप में कंडेम करती है। एंजल के प्री मैरिटल अफेयर को बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया जाता, जबकि टेस के साथ हुए गलत बिहेवियर को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है। लास्ट थीम है प्योरिटी एंड फॉलन वुमेन की। इस नॉवल में टेस को एक सिंबल ऑफ प्योरिटी और इनोसेंस की तरह पोर्ट्रे किया गया है। भले ही उसकी इस प्योरिटी को दुनिया की हार्श रियलिटी ने काफी ज्यादा थ्रेटन किया, लेकिन फिर भी वो काफी प्योर थी, लेकिन फिर भी वो एक प्योर सोल थी। टेस की सेक्सुअल प्योरिटी रिपीटेडली थ्रेटन होती है थ्रू आउट द नॉवल। टेस के अंदर हमें मॉरल प्योरिटी भी देखने को मिलती है। वो बहुत ही ज्यादा सेल्फलेस पर्सन थी और वो लोगों का भला चाहती थी। अगर आपको ये पूरा वर्क समझ में आया हो तो प्लीज डू like, share and subscribe to my channel Inlet Shelf. Thank you so much.